तो लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बेहद सिंपल टॉपिक रहने वाला है, और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस टॉपिक का हमारा नाम है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के गुण और उसके दोष। तो कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो 100% सही तो नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी होंगी और कुछ ना कुछ खूबियां भी होंगी। तो इसी को हमको आज पढ़ना है कि लोकतंत्र की जो शासन पद्धति है, जो गवर्नेंस है, उसमें क्या गुण पाए जाते हैं और क्या उसके दोष होते हैं। तो इसके बाद हम एनालाइज कर पाने की स्थिति में होंगे, विश्लेषण कर पाने को एक दक्ष, एफिशिएंट और स्टेबल गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं पहली जो मेरिट मैंने लिखी है वो है बेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। तो इसको हिंदी में किस तरीके से समझा जा सकता है कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सर्वश्रेष्ठ संरक्षण यदि किसी शासन व्यवस्था में होता है तो वो है लोकतंत्र। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा इसकी जो विपरीत शासन प्रणालियां हैं, लोकतंत्र के विपरीत शासन प्रणालियां जैसे डिक्टेटरशिप या टोटलिटेरियन, सर्वाधिकारवादी या तानाशाही जो शासन पद्धतियां हैं, उनको देखना पड़ेगा। और जब आप वो देखते हैं विश्व के विभिन्न हिस्सों में, जैसे नॉर्थ कोरिया है या इवन चाइना है, तो वहाँ पे क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वैसा पालन होता है जैसा लिबरल डेमोक्रेसीज में होता है? शायद नहीं होता है। जैसे आप यूएसए को देख लें, कनाडा को देख लें, ब्रिटेन को देख लें, भारत को देख लें, तो लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ज़्यादा संरक्षण कर पाने की स्थिति होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को ये माना जाता है कि उसको वोटिंग राइट दे करके, यानी कि उसको शासन पद्धति में उसका भाग लेना सुनिश्चित करके, बाय एंश्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ जनरल पब्लिक इन गवर्नेंस, इसके माध्यम से हम ये कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यानी कि जो लोकतंत्र है वो समानता कर के सिद्धांत पर आधारित होता है। और ये समानता का सिद्धांत क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी में वन मैन वन वोट का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो अपनाया गया है, यानी कि एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति को एक वोट मिलेगा और एक ही वोट मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के वोट की कीमत बराबर होगी, तो गवर्नेंस में, यानी कि शासन में, उस व्यक्ति की भी उतनी ही से होगी, उतना ही महत्व होगा जितना कि दूसरे व्यक्ति का होगा। ठीक है। तो जैसा कि बहुत बार कहा जाता है कि लोकतंत्र में वोटों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता, यानी कि ये देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट, यानी कि बराबर वोट सुनिश्चित हो। ये नहीं देखा जाता कि किस व्यक्ति की काबिलियत जितनी ज़्यादा है तो उस व्यक्ति को उतने ज़्यादा वोट दे दो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे वो उसमें कोई विशेष प्रतिभा है, चाहे उसके पास विशेष धन है, चाहे उसके पास विशेष शक्ति है, पावर है, लेकिन डेमोक्रेसी में सब व्यक्ति बराबर होंगे, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के वोट की कीमत उतनी होगी जितनी दूसरे व्यक्ति की होगी। ऐसा करने से क्या होगा कि हम किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में सम्मान दे पाएंगे, उसकी गरिमा का संरक्षण कर पाएंगे। तीसरी चीज है डेमोक्रेसी इज एन एजुकेशन फॉर मासेस, यानी कि लोकतंत्र जो है वो आम जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए एक शिक्षण पद्धति के रूप में काम करता है, एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में कार्य करता है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब डेमोक्रेसी में चुनाव होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो रिप्रेजेंटेटर्स हैं, जो डेपुटीज हैं, वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं लोगों को कि हमारी नीतियाँ अच्छी हैं, तो उनकी नीतियों पर और उनकी बातों पर चर्चा होती है, एक आम चर्चा होती है, और उसके बाद जनता एक राय बनाती है, अपनी एक निर्णय पर पहुंचती है, एक ओपिनियन बिल्डिंग का काम करती है। तो ये ओपिनियन बिल्डिंग किसी पार्टी के बारे में कि इसको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर किसी सांसद के बारे में, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बारे में, ये ओपिनियन मेकिंग की जो प्रोसेस है ये बेहद महत्वपूर्ण है।
किसी भी डेमोक्रेसी में, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन से ही सरकारें बनती हैं और सरकारें गिरती हैं। तो जब पब्लिक ओपिनियन बन रही होती है तो इससे आम जनता को बेहद सहूलियत मिलती है कि वो एजुकेट कर पाए अपने आप को दूसरी पार्टी की नीतियों के बारे में और दूसरी पार्टी की विचारधारा के बारे में। भाई आप जब किसी से बहस करेंगे किसी बात पे कि ये पार्टी अच्छी है या ये पार्टी बुरी है, या ये व्यक्ति अच्छा है इसको वोट देना चाहिए या इस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, तो जब भी आप बहस करते हैं तो आप उसकी कमियां के बारे में, उसकी खूबियों के बारे में जानते हैं। तो इन अ वे आप क्या कर रहे हैं कि जनता को जो है प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसलिए बहुत ही फेमस स्कॉलर हुआ है जॉन स्टुअर्ट मिल, उसने डेमोक्रेसी को एक शिक्षण प्रणाली कहा है, एक एजुकेशनल सिस्टम कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि एजुकेशन यानी कि जो मासेस को अवेयर करती है, जागरूक करती है, किसके बारे में? पार्टियों के बारे में और व्यक्तियों के बारे में जो कि राजनीतिक पद प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उन व्यक्तियों के बारे में और पार्टियों के बारे में कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी नीतियां क्या है। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट, इट फैसिलिटेट्स नेशनल इंटीग्रिटी, यानी कि ये राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। अब आप कहेंगे कि सर ये थोड़ी सी उल्टी बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि नेशनल इंटीग्रिटी वैसे नहीं होती जैसे तानाशाही देशों में होती है। लेकिन कायदे से अगर आप देखें गहराई से तो आपको ऐसा लगता है कि नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट है, क्योंकि वहां पे जो है सरकार के खिलाफ बात करने की इजाजत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता या फिर जहां पर लोगों की आवाजें दबाई जाती हैं, वो सरकार ज्यादा इनस्टेबल होती है, ज्यादा अस्थायी होती है, क्योंकि वहां क्रांति होती है, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, बेस्ट चेक फॉर रिवोल्यूशन इंस्टेबिलिटी एंड कू, दैट इज स्टेबल गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी बहुत स्टेबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहां लोग रिवोल्यूशन या क्रांति नहीं करते। यहां लोगों को क्रांति करनी होती तो सरकार बदल देते हैं वोट के माध्यम से। ठीक है ना, तो यहां लोगों को बंदूकें उठाने की या वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि दे कैन एक्चुअली मेक देयर वॉइस थ्रू द वोटिंग प्रोसेस। ठीक है, जैसे बहुत फेमसली कहा जाता है ना कि बुलेट नहीं बल्कि बैलेट, मतलब वायलेंस का हमको सहारा नहीं लेना है डेमोक्रेसी में। हमें तो बस वोट देना है, और अगर सरकार सही काम कर रही है तो उसको चलने देना है, नहीं काम कर रही तो गिरा देना है ना। तो अब मैं क्यों कह रहा था, इस पॉइंट पे दोबारा से आते हैं। ये जो हमारा पॉइंट था कि इट फैसिलिटेट्स नेशनल इंटीग्रिटी, यानी कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। इसलिए बढ़ावा देती है क्योंकि जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में प्रत्येक व्यक्ति को लगेगा, भाई तमिलनाडु के व्यक्ति को लगेगा, केरल के व्यक्ति को लगेगा, आंध्र के व्यक्ति को लगेगा, तेलंगाना के व्यक्ति को भी लगेगा कि दिल्ली में उसकी एक पहुंच है, उसकी एक से है। जब वो कोई बात करता है तो दिल्ली तक सुनाई देती है, क्योंकि उसके जो एमपी हैं वो उस क्षेत्र की समस्याएं जो है संसद में रखते हैं और सरकार पर ये या तो दबाव डालते हैं या प्रार्थना करते हैं कि उनके क्षेत्र की समस्याएं सुलझाई जाए। तो इस तरीके से ये राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है, क्योंकि ये इसमें जो है वो सेपरेटिस्ट जो टेंडेंसीज होती हैं, जो पृथकतावादी जो प्रवृत्तियां होती हैं, वो कम देखने को मिलती है डेमोक्रेसी में। भाई आप पृथक कब होना चाहेंगे किसी राज्य से या किसी देश से? जब आपके हित पूरे न हो रहे हो। लेकिन जब आपके हितों को पूरा करने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक संवैधानिक माध्यम मौजूद है, तब आप रिवॉल्यूशन नहीं करना चाहेंगे, तब आप वोट के माध्यम से अपनी सरकार को प्रेशराइज करना चाहेंगे। ठीक है ना। तो जहां एक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है, वहीं दूसरी ओर ये क्रांति को भी कम करती है, चेक करती है, रोकती है। कू यानी कि तख्ता पलट, जैसे आप देखते हैं तानाशाही मुल्कों में तख्ता पलट हो जाता है, जो तानाशाह है उसको अब ध्वस्त कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, या कुछ इस तरीके से घटनाएं होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदल जाती हैं। अभी आपने देखा कि यूएस का इलेक्शन हुआ तो सत्ता परिवर्तन हो गया, जो बाइडन है वो जीत गए। तो आप ऐसे देखते हैं कि यहां सत्ता परिवर्तन के लिए किसी प्रकार के वायलेंस की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंक्लूसिव गवर्नमेंट, यानी कि इंक्लूसिव का मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? सर्वसमावेशी शासन। क्यों होता है सर्वसमावेशी? क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को एसिमिलेट किया जाता है, उसको उसकी एक से रखी जाती है। याद कीजिए, मैंने आपको पहले लेक्चर में प्रोफेसर सीले की डेफिनेशन बताई थी, जिसमें कहा था उन्होंने कि वेयर एवरीवन हैज ए शेयर, जहां प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। तो जब प्रत्येक व्यक्ति का भाग होगा तो इसका मतलब वो व्यक्ति शासन में सम्मिलित है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इंक्लूड करके, यानी कि समावेश करके ये शासन चलता है, जबकि बाकी जो शासन होता है वो एक्सक्लूसिव गवर्नेंस कहे जाते हैं। तो ये इसकी मेरिट्स है, यानी कि गुण है। अब आते हैं हम लोकतंत्र की डीमेरिट्स पर। डीमेरिट्स जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ये भी जान लें कि कोई भी शासन व्यवस्था पूरी तरह से
निरापद नहीं होती है, यानी कि पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होती है। तो किसी भी शासन व्यवस्था में गुण भी हो सकते हैं और दोष भी हो सकते हैं। तो डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं डेमोक्रेसी के? सबसे बड़ा जो डिमेरिट है डेमोक्रेसी का, कि इसको कई बार इसके जो आलोचक हैं मोबोक्रेसी बोलते हैं, कि ये लोकतंत्र नहीं है, भीड़ तंत्र है। और भीड़ तंत्र कब होता है? पहला पॉइंट देखिए आप, थ्रेट ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद का खतरा। ठीक है ना? तो बहुसंख्यकवाद का खतरा ये क्या है? ये है कि यदि, मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में सिविल वॉर के बारे में बताया था जो यूएस में चला था। तो यूएस में मेजोरिटी जो ये कह रही थी कि स्लेवरी होनी चाहिए, दास प्रथा होनी चाहिए, और जो अफ्रीकन ओरिजिन के लोग हैं, जो ब्लैक लोग हैं, उनको जो है खरीदा बेचा जाना चाहिए, स्लेवरी ठीक है। लेकिन वहां अब्राहम लिंकन ने कहा कि नहीं, ये मेजोरिटेरियनिज्म डेमोक्रेसी नहीं है। ये नहीं है कि मेजोरिटी जो कहेगी वही ठीक हो जाएगा। लोकतंत्र का मतलब है कि वो किसी निश्चित सिद्धांतों पर सहमत होते हैं। वो सिद्धांत क्या है? वो इक्वालिटी के हैं, ह्यूमन डिग्निटी के हैं, ह्यूमन राइट्स के हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हैं। ये सिद्धांत हैं डेमोक्रेसी के। तो सबसे बड़ा खतरा डेमोक्रेसी के सामने क्या होता है कि ये बहुसंख्यकवाद में बदल जाता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि बहुसंख्यक लोग ऐसी बातें करने लगते हैं जो कि डेमोक्रेसी के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। अब जैसे आप, मैं एक एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूं कि श्रीलंका में जो तमिल लोग थे, उनको बहुत देर तक जो सिंहली मेजोरिटी थी, उन्होंने अधिकार नहीं दिए। तो उनके साथ ये कहा जाना चाहिए कि एक प्रकार का अत्याचार हुआ। तो आप देखते हैं वहां भी डेमोक्रेसी थी। तो डेमोक्रेसी के जो बाकी जो वेरिएबल्स हैं उस पर तो श्रीलंका की शासन खरी उतरती थी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि अपने साथ में जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उसके साथ जो है उसको अधिकार नहीं दिया। तो क्या आप इसको डेमोक्रेसी कहेंगे? नहीं, ये मेजोरिटेरियनिज्म है, यह बहुसंख्यकवाद है। तो जब प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार मुहैया कराए जाते हैं तभी डेमोक्रेसी होती है। तो सबसे बड़ा खतरा डेमोक्रेसी में यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज वोट पे चलती हैं और मेजोरिटी जिसको वोट देती है वही सत्ता में आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोकतंत्र अपने सिद्धांतों पर न चल करके मेजोरिटी पे चलने लगता है, यानी कि भीड़ तंत्र बन जाता है। तो ये सबसे बड़ा खतरा है डेमोक्रेसी के लिए, और इसके जो आलोचक हैं वो यही कहते हैं कि ये एक मेजोरिटेरियनिज्म है। दूसरा है थ्रेट ऑफ ओलिगार्की एंड एलिटिज्म। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार डेमोक्रेसी होती है, वोट भी होते हैं, चुनाव निष्पक्ष होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जो सत्ता पर जो कब्जा होता है, जो काबिज होते हैं, वो कौन लोग हो जाते हैं? ओलिगार्क। ओलिगार्क एक ग्रीक टर्म है। ओलिग का मतलब है फ्यू और आर्की का मतलब है शासन। तो कुछ ही लोगों का शासन, यानी कि एलिट का शासन। एक वर्ड लिखा है आपके सामने, एलिटिज्म, आप देख सकते हैं एलिटिज्म। एलिटिज्म को हम क्या कहते हैं कि जब विशिष्ट लोगों का, यानी कि पूंजीपति वर्ग का, या फिर बहुत बड़े बौद्धिक लोगों का, या बड़े ब्यूरोक्रेट्स का, या फिर बहुत ही प्रभुत्वशाली लोगों का शासन पर नियंत्रण होता है और आम जनता के लिए शासन काम नहीं कर पाता, तो उसे एलिटिज्म कहेंगे। इसके बाद का जो चैप्टर है हमारा वो डेमोक्रेसी की थ्योरीज है, और उस डेमोक्रेसी की थ्योरीज में हम एलिटिस्ट थ्योरी भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो कई बार क्या होता है कि डेमोक्रेसी में ओलिगार्की और एलिटिज्म का बोलबाला हो जाता है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी को आम जनता के वेलफेयर में काम करना है, जबकि कई बार ये नहीं कर पाती, कुछ ही लोगों का शासन हो जाती है, जिसे कहा जाता है ओलिगार्की। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टी सिस्टम स्पॉइल्स द ट्रू डेमोक्रेसी। अब देखिए पार्टी सिस्टम कैसे ट्रू डेमोक्रेसी को स्पॉइल करता है। पार्टी जो है वो कई बार पार्टी लाइन को तय कर देती है कि भाई इस मुद्दे पर हमारी ये नीति है। तो कोई सांसद है मान लीजिए, और वो पार्टी की जो लाइन है उससे भिन्न राय रखता है, मतलब उससे डिसेंट है, वो जो है उसको उससे सहमत नहीं है पार्टी की लाइन से, तो उसके सामने ऑप्शन कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर वो पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देगा तो वो तो पार्टी से सस्पेंड हो जाएगा, वो जो सांसद है जो आपने चुन करके भेजा हुआ है संसद में। तो पार्टी सिस्टम क्या करती है कि कहीं ना कहीं हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन पर जो है एक तरीके का कंट्रोल करती है, और पार्टी कई बार ऐसे फैसले लेती है कि जो आम जनता के हित में ना हो, बल्कि एलिटिस्ट लोगों के हित में हो। तो कई बार ये कहा जाता है कि पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पार्टी लाइन से अलग वोट करने की यदि सांसद को इजाजत ना हो तो डेमोक्रेसी कैसी है? ये तो डेमोक्रेसी नहीं होता। तो आप प्रैक्टिस में इसको देखते हैं, जब भी संसद में किसी मुद्दे पर वोटिंग करनी होती है तो पार्टी व्हिप जारी करती है। व्हिप का मतलब क्या होता है
कि ये पार्टी की लाइन है और इसके साथ ही वोट देना है, इसके अगेंस्ट वोट नहीं देना है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इनएफिशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको हम कहते हैं कि भाई कई बार जो है वो लोकतंत्र एक इनएफिशिएंट यानी कि अदक्ष शासन प्रणाली बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी जनता को साथ में लेकर के चलना पड़ता है, और जब सभी जनता को साथ में लेकर के आप चलेंगे तो कई बार फैसले लेने में देरी होती है। इसका एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल आप अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में देख सकते हैं। हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बुरी स्थिति है भारत में, और वहीं भारत की जो तुलना की जाती है वो चीन से की जाती है। तो और लगभग एक साथ जो है दोनों देशों ने अपनी यात्रा शुरू की थी। 47 में हम आज़ाद हुए थे और 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट शासन बन गया था। तो 49 आप उनकी स्टार्टिंग डेट मान सकते हैं, हमारी 47। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में दे आर वे अहेड, बहुत आगे हैं। क्यों आगे हैं? क्योंकि वहां एफिशिएंटली बहुत ज्यादा काम हो जाता है, क्योंकि वहां डिक्टेटरशिप है। वहां पे एक निर्णय लिया जाता है तो उसके विरोध में कोई डिसेंट या फिर कोई इस तरीके से कोई आवाज नहीं उठती है। हमारे यहाँ जो है प्रत्येक व्यक्ति को आवाज उठाने का अधिकार है, जो कि एक अच्छी चीज है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो होना ही चाहिए। लेकिन उससे क्या होता है कि कई बार सरकारें ऐसा निर्णय नहीं ले पाती जो कि एफिशिएंट हो। मान लीजिए एक सड़क बनानी है, एक रोड बनानी है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार जिस व्यक्ति की जमीन उसमें जा रही है रोड में, वो क्लेम करता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो कोर्ट में पेंडिंग हो जाता है मामला, और कोर्ट में कई समय तक चलता रहता है। तो इससे क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे, देश के डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बुरा असर पड़ता है। तो कई बार ये कहा जाता है कि एक इनएफिशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ये बड़ी खर्चीली शासन पद्धति है। क्यों? क्योंकि इसमें चुनाव कराने होंगे। चुनाव अपने आप में बड़ी लंबी, दुरूह और खर्चीली प्रक्रिया है। और आप देखें भारत में तो आप देखें पहले पंचायत के चुनाव हैं, फिर नगर निगम के चुनाव हैं, स्थानीय निकाय के, फिर विधायकी के चुनाव हैं, यानी कि राज्य विधानसभा के, राज्यसभा और लोकसभा के होते हैं इलेक्शन। तो इतने सारे इलेक्शन में देश की स्थिति ये होती है कि देश के किसी न किसी कोने में इलेक्शन चलते ही रहते हैं। तो इसमें बहुत सारा जो गवर्नमेंट एक्सचेकर है वो खर्च होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू खर्च होता है। तो ये कहा जाता है कि बड़ी खर्चीली शासन पद्धति है। अब कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? आपने मेरिट्स भी देख ली और डिमेरिट्स भी देख ली। कंक्लूजन में आपको ये लिखना चाहिए, मैं समझता हूं कि एक अलेक्जेंडर पोप की बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि यदि कार सही काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको बैलगाड़ी से बदल दें। ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी अगर सही काम नहीं कर रही है तो वी शुड रेक्टिफाई द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी, नॉट दैट कि हम डेमोक्रेसी को बदल के डिक्टेटरशिप ले आए। भाई आपकी कार खराब हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बैलगाड़ी से उसको रिप्लेस कर दें। ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी अनडाउटली एक बहुत अच्छी शासन प्रणाली है, इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को दूर करने की जरूरत है, ना कि हम ये कहें कि भाई जो डिक्टेटरशिप है वो अच्छी है, तानाशाही अच्छी है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं लास्ट, इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे, वो है कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। ठीक है। और जिनके बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, एजुकेटेड पीपुल होने बहुत जरूरी है। अगर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे सांसद हैं, उनकी है ना, या उनके काम की स्क्रूटनी नहीं कर सकते, उनको एनालाइज